हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? और क्या तैयारी चेक कर रहे होंगे? अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, आज जो हमारी क्लास होनी है वो किसकी होनी है? आप सभी के सामने बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है समास। क्योंकि आपका जो पेपर आ गया है 16 तारीख को है, ठीक है? तो हिंदी का पेपर है। किस चीज का पेपर है आप सभी का? हिंदी का पेपर है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों? तो आज हम कुछ छोटा सा टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है समास। समास के बारे में, ठीक है, बहुत डिटेल से बता देंगे और बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आपको सभी को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि समास क्या होते हैं, ठीक है बच्चों? समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, ठीक है? कितने पद होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और आप सभी को आसानी से पढ़ाते हुए चलते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर दें, पढ़ाएं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि समास का समास, ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोला जाता है? कंपाउंड बेटा बोला जाता है, ठीक है? तो इसका जो कैसा अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको संक्षेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संक्षेप बोला जाता है, ठीक है? या इससे बोल सकते हैं संक्षेपीकरण। क्या बोला जा सकता है? संक्षेपीकरण, ठीक है? अब ये समास का मतलब क्या हो गया है कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है, ठीक है? अब इसमें इसकी परिभाषा क्या हो सकती है बेटा? परिभाषा भी देख लीजिए। कि परिभाषा यानी कि दो या दो से अधिक किसका? शब्दों का, यानी कि शब्दों से मिलकर बने हुए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण। बने हुए एक नवीन एवं सार्थक, नवीन एवं सार्थक, ठीक है? यानी कि कह रहा है परिभाषा क्या है इसकी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या एक सार्थक शब्द क्या कहलाता है? शब्द जो होता है उसको बेटा समास कहा जाता है, समास कहते हैं, ठीक है बेटा? तो एक बार और समास के बारे में थोड़ा जानेंगे और ये डिफिनेशन आप नोट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, सरल भाषा में लिखिए। यानी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द, एक नया शब्द, ठीक है? एक यानी कि नवीन शब्द, ये याद रखना, या सार्थक शब्द, यानी कि नवीन एवं सार्थक शब्द समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? संक्षेप। उसे क्या बोला जाता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण कहा जाता है, ठीक है? तो अब जैसे कि समास के कितने पद होते हैं, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग कि समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है कि यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द को नवीन एवं सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो आगे बेटा देखो, समास के पद होते हैं। समास के पद यानी कि समास में कितने पद होते हैं? तो बेटा दो पद होते हैं, ठीक है? समास में कितने पद होते हैं? तो बेटा दो पद होते हैं। एक कौन सा पद होता है? पहला पद होता है जिसको बोलते हैं पूर्व पद, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद।
क्या बोला जाता है? दूसरे को जो बोला जाता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे कि यानी कि समास के कितने पद होते हैं? एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। ठीक है, अब देखो यानी कि कितने पद होते हैं, अगर तुमसे पूछ दिया है कि समास के कितने पद होते हैं तो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या समास की परिभाषा क्या होती है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, ठीक है, या संक्षेपीकरण होता है। और उसकी परिभाषा अगर पूछे कि यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द, एक नवीन या सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे समास कहलाते हैं। इनके पद कितने होते हैं बेटा? दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि होते कितने प्रकार के। ठीक है, होते कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहले यानी कि इंटर में जो है, 12th में है, यानी कि 3 ही पूछे जाते हैं। 12th में कितने पूछे जाते हैं? 3 पूछे जाते हैं, यानी कि अव्यय भाव समास, ठीक है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन समास के जो प्रकार माने गए वो कितने प्रकार के माने गए? 6 प्रकार के माने गए। ठीक है, यानी कि समास के प्रकार, ठीक है, समास के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। अच्छा, ये तो 6 प्रकार के माने गए, लेकिन मूल रूप से समास चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के भेद होते हैं, 4 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी बात क्लियर हो गई। इतना यहां तक समझ गए होंगे, आशा करता हूं आप सभी लोग बड़े अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो यानी कि कितने प्रकार के समास के जो प्रकार माने गए हैं, 6 माने गए। ठीक है, अब मूल रूप से समास के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास की वर्गीकरण, यानी कि पदों की प्रधानता के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं पदों की प्रधानता। ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर किसका वर्गीकरण करेंगे? समास का, समास का वर्गीकरण करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो समास आता है उसको बोला जाता है अव्यय भाव, अव्यय भाव समास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अभी सारे हम एक एक चीज बता देंगे कि पूर्व पद क्या होता है, ठीक है, या उत्तर पद क्या होता है। अभी तो हमने बताया था कि कितने पद होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। समास कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, यानी कि एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आएगा तुम्हारा उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद जो तीसरा आएगा जिसको हम बोलते हैं, तीसरा है उसको बोलते हैं हम कर्मधाराएं। ठीक है, क्या बोला जाता है? कर्मधाराय समास। अब कर्मधाराय समास में क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है द्विगु समास। द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है? इसमें भी हमारा कौन होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है बेटा, पांचवा जो है हमारा, पांचवें को क्या कहते हैं हम? मार्कर भी नहीं बंद हो पा रहा।
पांचवा जो है बेटा हमारा, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें जो होता है दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, और नंबर जो छठा है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्या बोला जाता है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि तीसरा अर्थ प्रधान होता है, मतलब इसमें जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, तीसरा पद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा प्रधान होता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि समास के जो प्रकार होते हैं 6, यानी कि समास के प्रकार हैं 6 प्रकार के माने गए। ठीक है, लेकिन मूल रूप से समास जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में क्या होता है बेटा कि पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, इसमें भी यानी कि कर्मधारय और द्विगु समास में, इन दोनों में क्या होता है, यानी कि 3 समास ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इतनी बार, यानी कि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में 2 पद प्रधान होते हैं, 2 पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है बेटा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बड़ा मजेदार है। ठीक है, इसके एक आधे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहां तक नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि समास में 2 पद होते हैं, यानी कि समास में कितने पद होंगे, होते हैं 2 पद होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बताते हैं और आपको समझा देते हैं। सारे समास में पढ़ा दूंगा आप सभी को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी को बच्चों क्या करते रहना है, शेयर करते रहना है और वीडियो को लाइक करते रहना है। ठीक है, क्योंकि रात में मुझे शूट करना पड़ता है और आप सभी के लिए अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है, जिससे आप सभी का प्यार चाहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। समास 2 पद होते हैं, यानी कितने पद होते हैं, समास के 2 पद होते हैं। जहां मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, एक छोटा सा स्कूल है, वहीं पढ़ाता हूं, तो वहां बच्चे कह रहे थे सर एक हिंदी का वीडियो बना दीजिए समास के बारे में। तो हमने सोचा ठीक है, मैं समास के बारे में भी पढ़ा देता हूँ थोड़ा, जितनी हिंदी मुझे आती है उसी प्रकार से मैं आप सभी को ये समास के बारे में बता रहा हूँ। आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि समास के 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, अब जैसे इसमें 2 पद हमने पहले ही बता दिया कि एक पूर्व पद हो गया, ठीक है, और एक दूसरा जो कौन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम उत्तर पद, उत्तर पद। अब पूर्व पद क्या होता है, यानी कि पूर्व पद पहला पद होता है, और जो उत्तर पद होता है इसको बोलते हैं हम दूसरा पद। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए होंगे कि समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पहला पद कैसा होता है, यानी कि पूर्व पद को क्या बोला जाता है, पहला पद बोला जाता है, और उत्तर पद को क्या बोला जाता है, दूसरा पद बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन से समास की बात करेंगे, अव्ययभाव समास की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, नंबर 1 जो आ जाएगा जिसका नाम है अव्ययभाव। ठीक है, अव्ययभाव समास। ठीक है, यहां तक समझ रहे होंगे बेटा। तो जिस समास में, यानी कि जैसा कि हमने बताया था, जिस समास में क्या होता है कि प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद क्या हो,
अव्यय, ठीक है, अव्यय हो, ये याद रखना है आप सभी को। अव्यय हो या प्रथम पद जो हो तुम्हारा, प्रथम पद कैसा हो, यानी कि पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो। पूर्व पद कैसा हो, प्रधान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अव्यय भाव समास कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, अव्यय भाव समास बोला, अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक। यानी कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो या हो और प्रथम पद पूर्व प्रधान हो, यानी कि पूर्व पद प्रधान हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अच्छा, पहचान, इसकी पहचान कैसे करोगे, अब हम पहचान कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा कि पहचान जो इसकी होती है, यानी कि पहला पद, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनु, ठीक है, आ, प्रति, ठीक है, भर, यथा, ठीक, यावत, ठीक है, हर, आदि होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो दे रखा है कि पहला पद अव्यय भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय हो और प्रथम पद पूर्व पद हो, यानी कि प्रथम पद कैसा, पूर्व पद प्रधान हो, उसे ही अव्यय भाव समास कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब पहचान क्या होगा, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, आदि होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, ठीक है। अब प्रतिदिन में क्या हो जाएगा, प्रति प्लस दिन, तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा बेटा, पूर्व पद हो गया। ये कैसा हो गया, पूर्व पद हो गया, और ये कैसा हो गया, उत्तर पद हो गया। ये पूर्व पद हो गया और ये कैसा हो गया, उत्तर पद हो गया। तो इतनी बात समझ गए कि पहचान कैसे करोगे, जहां पर पहला पद दे रखा होगा अनु, आ, प्रीत, ठीक है, भर, यथा, यावत, हर, आदि होता है, वहां पर कैसा होगा, अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब जैसे अनुरूप हो गया या प्रतिकूल हो गया, यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, आदि, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए कि यदि नदी व पर्वत, यानी कि नदी व पर्वत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नदी व पर्वत के परिक्षेप में, यानी कि प्रथम पद क्या हो तुम्हारा, संख्यावाची हो, तो वहां पर भी कैसा होता है, वहां पर भी कौन सा समास हो जाएगा, वहां पर भी बेटा अव्यय भाव समास होता है, अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे, इतनी बात क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। तो अव्यय भाव समास समझ गए आप सभी लोग कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो या उसी का अर्थ प्रधानता हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ये भी एक बात सत्य है कि ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यानी कि जिस समास में पूर्व पद कैसा अव्यय हो और अर्थ की क्या कह रहा प्रधानता हो, वहां पर कैसा समास होता है, अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को बेटा क्या करते रहना, आप सभी को शेयर करते रहना है, ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम तत्पुरुष समास। कैसा होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, यानी कि जिस समास में
जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पीछे का और या उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है, तथा दोनों पदों के बीच, अब दोनों पदों के बीच क्या, कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है, यानी कि कारक चिन्ह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। वहां पर कौन सा समास होता है बेटा, तत्पुरुष समास कहलाता है द्वारा। ठीक है, एक बार और डिफिनेशन देखिए, जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है या दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, वहां पर कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। जैसे अब एग्जाम्पल में जैसे दे रखा है कि यानी कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, पहले ये समझ लो कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, कारक चिन्ह। ठीक है, अब कारक के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद माने गए। कारक के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद माने गए, 6 भेद माने गए। ठीक है, तो कारक चिन्ह क्या होते हैं, देखो कारक चिन्ह क्या होते हैं आप सभी को पता होंगे, नहीं पता है तो आज जान लीजिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव। ठीक है, संबंध का की के, ठीक है, अधिकरण में या पर। ठीक है, तो ये होते हैं कारक, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के, अधिकरण में पर। ठीक है, ये कारक चिन्ह होते हैं। यानी कि तत्पुरुष समास जो होता है, जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गए। कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के, अधिकरण में या पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, वैसे ये है नहीं इंटर में, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूं, यानी कि जैसे जैसे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे और ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो इससे बेटर क्या है कि आपको यही सीख लीजिए आप लोग, तो यहाँ सीख लेंगे तो आगे कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो हो जाए, यानी कि राज कुमार। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा, तो यानी कि जहां पर कह रहा है कि कारक चिन्ह क्या हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारक चिन्ह क्या हो जाए, लुप्त हो जाए। यानी कि यहाँ पर राजकुमार तो दे रखा है। ठीक है, अब राजकुमार में तुमसे पूछ लिया कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तो यानी कि राजा का कुमार होता है, राजा का क्या हो जाता है, कुमार हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल और दे रखा है जिसको बोलते हैं धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ में क्या हो जाएगा, धर्म का ग्रंथ हो जाएगा, धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आशा करता हूँ कि तत्पुरुष समास समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बेटा। पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत जरूर करते रहिए बेटा, क्योंकि मेहनत जितनी आप करोगे तो सक्सेस उतनी अच्छी मिलेगी। ठीक है, इस समय आ गया आपका सही समय आ गया है मेहनत करने का। ठीक है, अब हम देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं
ठीक है। अब जो तीसरा हमारा समास है या उन्हीं से रिलेटेड हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्हीं से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि जिस समास में कर्म कारक चिन्ह, यानी कि जिस समास में, ठीक है, कर्म कारक चिन्ह, कर्म कारक चिन्ह यानी कि को, का लोप हो, वहीं पर क्या हो जाता है, कर्म तत्पुरुष समास होगा वहीं पर, यानी कि को और का क्या हो जाए, लोप हो जाए, यानी कि वहीं पर ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष यानी कि कर्म तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि को है जहां पर दे रखा, अब ये कैसा हो जाएगा, गगन चुंबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, गगन चुंबी, ठीक है, गगन चुंबी हो जाएगा। अब दूसरा जिसे एग्जाम्पल दे रखा है यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, तो ये कैसा हो जाएगा, यश प्राप्त, यानी कि जहां पर जिस समास में कर्म कारक चिन्ह में क्या हो जाए, को का लोप हो जाए, वहीं पर कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि देखो यहां पर देखो जैसे दे रखा है, तो यानी कि ये क्या है तुम्हारा, को आया और का आया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गगन चुंबी हो जाएगा, गगन को चूमने वाला, यश को प्राप्त, यश प्राप्त हो जाएगा, यश को प्राप्त, तो यानी कि ये तुम्हारे जहां पर होंगे तो वहां पर कैसा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं करण तत्पुरुष की, फटाफट देख लेते हैं। करण तत्पुरुष समास, अब करण तत्पुरुष में बेटा क्या होता है कि जिस समास में, देखो जिस समास में कारक चिन्ह से, जिस समास में कारक चिन्ह से, इतना हमें याद रखना है, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा या मध्य का लोप हो जिस समास में, यानी कि जिस समास में कारक चिन्ह से के द्वारा, ये पॉइंट याद रखना है, के द्वारा या मध्य लोप हो जिस समास का कारक क्या हो जाता है, का लोप कारण तत्पुरुष समास होता है, जिसके कारण कौन सा हो जाएगा, के द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखोगे हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित, हस्तलिखित हो जाएगा। तो यानी कि जिस समास में क्या हो जाएगा, जिस समास में कारक चिन्ह से, सॉरी से आता है, करण से होता है, ठीक है बेटा, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, सही कर लीजिएगा, यानी कि से हो जाएगा कि करण से, जिस समास में कारक चिन्ह से के द्वारा या मध्य लोप हो, जिस समास का कारक का लोप हो जाता है, वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे करण से होता है ना, तो करण से होता है, ये करण से हो जाएगा। तो यहां से यानी कि हस्तलिखित, तो हस्तलिखित में क्या हो जाएगा, हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, ठीक है। तो हाथ से लिखी हुई में क्या हो जाएगा कि ये से आ रहा है, तो यानी कि करण से होता है, तो इसका क्या हो जाना है, लोप हो जाना, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा समास है उसकी बात कर लेते हैं, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष। तो बेटा संबंध तत्पुरुष में क्या होता है कि जिस समास कारक चिन्ह, जिस समास, ठीक है, कारक चिन्ह में क्या हो जाएगा, का की के लुप्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, का की के लुप्त हो जाते हैं, वहां पर कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे अब राजा का पुत्र,
जैसे राजपुत्र दे रखा है तो राजपुत्र में क्या हो जाएगा, यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब जैसे हम लोग बोलचाल में भाषा में बोलते हैं किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये राजपुत्र हो जाएगा। तो यानी कि किसका लोप हो गया, का लोप हो गया, ठीक है, विलुप्त हो गया। पराधीन, पराधीन, तो ये पराधीन में क्या हो जाएगा, पर के अधीन, तो यानी कि इसका किसका लोप हो गया, के का लोप हो गया, ठीक है। अगला है देश रक्षा। देश रक्षा में क्या होता है, तो यानी कि किसकी रक्षा की जाती, देश की रक्षा की जाती है, देश की रक्षा की जाती, तो किसका हो गया, देश रक्षा, यानी कि की का लोप हो गया। तो यहाँ पर कौन सा, जहां पर आपको का की के लुप्त हो जाती है वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम फटाफट देखते हैं बेटा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास में में पर का लोप हो, किसका, में पर का लोप हो, यानी कि में पर का लोप हो जाता है वहां पर क्या हो जाएगा, तो यानी कि जिस समास में पर का लोप होता है वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि घुड़सवार, ठीक है बेटा, जैसे कि घुड़सवार, तो घुड़सवार का मतलब क्या होता है, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है, घोड़े पर सवार, तो यानी कि किसका लोप हो रहा है, पर का, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, घुड़सवार हो जाएगा, ठीक है। आत्मविश्वास, तो आत्मा पर विश्वास, जैसे कि आत्मविश्वास, जैसे आत्मा पर विश्वास, तो इसी प्रकार से आप बीती, आप पर बीती, तो यहां पर कैसा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की बेटा, तीसरा जो हमारा समास है, ये थे तत्पुरुष समास के कुछ ये थे। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट कर्म धाराय समास। बेटा समझ में आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कर्मधारय समास में इसमें क्या होता है, जिस समास में कौन सा बताया था, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों, बड़ा ध्यान से समझना, ये इंटर में आएगा, कर्मधारय समास, ठीक है, और अव्यय भाव समास और बहुव्रीहि समास, तीन समास है, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, ठीक है, विशेषण या विशेष का संबंध हो, विशेषण या विशेष का संबंध हो, तो अब यानी यहां पर क्या हो जाता है, कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। या उपमेय या उपमान का संबंध हो, या उपमेय या उपमान का क्या हो, संबंध हो, तो वहां पर भी कौन सा समास हो जाता है बेटा, कर्मधारय समास होता है। जैसे विशेष और विशेष, यानी कि विशेषण, ये ध्यान रखना, विशेषण और विशेष क्या होते हैं, यानी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष का संबंध हो, विशेषण या विशेष का संबंध हो, ठीक है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। या उपमेय या उपमान का संबंध हो, वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील कमल, नील कमल, ठीक है। अब नील कमल में क्या है कि नील जो कमल है, यानी कि नील माने क्या, ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। अब कमल क्या है, ये हो जाएगा विशेष, क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है, सबके लिए। यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नील कमल, विशेषण कौन हो गया, नील, और कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। यहां तक समझ हो गए बेटा, यहां तक कोई डाउट,
हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में विशेषण या विशेष का संबंध हो, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। या उपमेय या उपमान का संबंध हो, उपमेय या उपमान का बेटा संबंध हो, जैसे विशेषण या विशेष। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब हम आगे और चलते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझ गए आप सभी लोग। आगे देखते हैं हम और एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं। नीलकंठ, नीलकंठ में क्या होता है? नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? विशेषण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। कैसा लग रहा है आप सभी लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिंदी आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका और कुछ उदाहरण बता दूं, जैसे महावीर। तो महावीर में क्या हो जाएगा? महान और वीर, यानी कि महान क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब वीर क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। कमल नयन, कमल यानी कि कमल नयन में क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। महादेव, महान है जो देव। परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए आप सभी लोग की विशेषण और विशेष में क्या अंतर है, यानी कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूं। ठीक है, तो एक बार और, कर्मधारय समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष का संबंध होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। या उपमेय या उपमान का संबंध, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। आगे जो हमारा समास है, ठीक है, द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। पूरा समास आप समाप्त करना है कि जिस समास, अब देखो इसमें तुमको क्या याद रखना है? जिस समास का पूर्व पद यानी कि कैसा हो? संख्यावाची। कैसा हो? संख्यावाचक हो। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो। संख्यावाचक कैसा हो? विशेषण हो। वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि जहां पर पूर्व पद हो और संख्यावाचक हो, ठीक है, वहां पर विशेषण हो, वहां पर कौन सा समास होता है? कौन सा? द्विगु समास होता है। जैसे कि पंचवटी, तो पंचवटी में क्या हो जाएगा? यानी कि पांच आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर पांच एक संख्या है, यहां पर क्या है? पांच संख्या है। तो यानी कि वटी का मतलब क्या होता है? पांच वट, यानी कि पांच वट यानी कि वृक्ष। ठीक है, वृक्षों वाला स्थान, पांच वृक्षों वाला स्थान। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा पंचवटी। अब दोपहर, दूसरा जैसे दे रखा है दोपहर, तो दोपहर में यानी कि दो पहरों का समूह हो जाएगा, यानी कि एक सुबह हो गया और एक शाम हो गई। ठीक है, दो पहरों का समूह। ठीक है, अब तीसरा जैसे दे रखा है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, तो पांच मड़ियों का समूह, पांच मड़ियों का समूह बेटा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि द्विगु समास क्या होते हैं कि पूर्व पद हो, संख्यावाचक हो, वहां पर विशेषण हो तो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। पंचवटी यानी कि वटो, पांच वृक्षों का स्थान, पांच, यहां जहां पर संख्याएं दिखाई दे वहां पर कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास होता है बेटा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे जो हमारा समास है जिसको बोलते हैं द्वंद्व समास, पांचवा जो समास है उसको क्या बोला जाता है बेटा? द्वंद्व समास। ठीक है, तो बेटा आशा करता हूं वीडियो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, जिससे हमें भी फायदा हो और आपको भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, आपको ज्यादा फायदा हो। ठीक है, यही मेरा लक्ष्य है कि बच्चों तक अपनी शिक्षा पहुंचाई जाए।
ठीक है, जिससे बच्चे क्या हो सके, आसानी से सीख सके और पढ़ सके। मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा जाएगा बेटा। ठीक है, मेहनत करना क्या होता है कि नहीं छोड़नी चाहिए हम लोगों को। बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे होते हैं, क्या हुआ कि हिम्मत हार गए, हिम्मत छोड़ देते हैं। नहीं, हिम्मत नहीं, जब समय आएगा आपको चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको चीजें अवश्य मिलेंगी बेटा। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समस्त पद में, अब देखो समस्त पद, समस्त पद में क्या हो जाएगा कि दोनों पद, बड़ा समझ लेना यहां पर, दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान हो तथा, अब दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह, ठीक है, यानी कि विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, और अथवा या, और क्या हो, और अथवा या, ठीक है, और या अथवा या एवं लगता हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है बेटा, द्वंद्व समास होता है। यानी कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं विग्रह करने पर, और या लगता हो, यानी कि और लगे और या लगे, तो वहां पर कौन सा समास होता है, एवं लगे, लगता हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इतनी बात समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास क्या है, यानी कि इसमें दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं बेटा, प्रधान होते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है, पहचान देख लेते हैं बेटा। कि पहचान जो होती है, योजक चिन्ह आ जाता है। कैसा चिन्ह आ जाता है, यानी कि दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, भाई बहन, ठीक है, तो भाई बहन में कौन सा, ये आ गया तुम्हारा योजक चिन्ह। तो यहां पर जब बोलोगे तो भाई और बहन बोला जाता है, भाई और बहन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर योजक चिन्ह दिखाई दे, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे है गंगा यमुना, गंगा यमुना, तो यहां पर जो हो जाएगा गंगा और यमुना। ठीक है, यही तो बोला जाता है, गंगा यमुना। जहां पर योजक चिन्ह दिखाई दे वहां पर राजा प्रजा, ठीक है, तो राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। ठीक है बेटा, राजा और प्रजा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुब्रीहि समास की। तो ये तो यहां हो गया तुम्हारा पांचवा। छठा है, लास्ट है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस सामाजिक शब्दों में दोनों पद कैसे होते हैं, अप्रधान हो। ठीक है, दोनों पद कैसे होते हैं बेटा, यानी कि अप्रधान होता है, यानी कि दोनों में क्या नहीं होती, प्रधानता नहीं होती है। कैसे हो, अप्रधान हो। ठीक है, अप्रधान हो, वहां पर कैसा होता है, यानी समस्त पद अर्थ के कारण कोई संकेतित अर्थ यानी प्रधान हो, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। एक बार और समझ लेंगे थोड़ी भाषा, कि जिस समासिक पद शब्द के दोनों पद अथवा अप्रधान हो, यानी कि दोनों पद कैसे हो, इनका कोई अर्थ ना निकले, यानी कि ठीक है, अर्थ ना निकले, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई संकेतिक अर्थ प्रधान हो, यानी कि तीसरा, कौन सा, तीसरा आ जाए। ठीक है, तीसरा संकेतिक अर्थ प्रधान हो, तो वहां पर कौन सा हो जाता है बेटा, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, मतलब जहां पर जिस सामाजिक शब्द में दोनों पद अप्रधान हो और संप्रादिक, यानी कि समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई संकेतिक अर्थ आ जाए, यानी कि तीसरा आ जाए, कि कौन सा आ जाए, तीसरा शब्द आ जाए, तो वहां पर कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, यानी कि जैसे नोट में ध्यान कर लीजिएगा कि जहां पर द्विग और कर्म धारा है, यहां पर बेटा द्विग व कर्म धारा है। ठीक है, व बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास एक साथ हो, यानी कि द्विगु आ जाए, कर्म धारा आ जाए, बहुब्रीहि समास हो, तो वहां पर बहुब्रीहि समास उत्तर होगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास उत्तर होगा। यानी कि इसमें एक बार और समझ लेना है कि क्या कह रहा है, कि जब दोनों समस्त पदों में
किसी भी पद का अर्थ की प्रधानता नहीं होती, मतलब कोई दो पद दे रहे हो और वहां पर किसी भी पद की प्रधानता ना हो, तो जहां पर जिन पद और ये किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, अन्य किसी विशेषण रूप के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, और उसी पद के अर्थ प्रधानता हो, यानी कि जो तीसरा पद होता है उसकी क्या हो, प्रधानता हो, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा बेटा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें विग्रह करते समय यानी कि किसका प्रयोग किया जाए, विग्रह करते समय किसका प्रयोग किया जाए, यत, ठीक है, यत शब्द यानी कि विग्रह करते समय यत शब्द के रूपों में यस, येन, ठीक है, येन हो गया, इसमें आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एक दो एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर में क्या है, यानी कि इसका जो ये सामासिक शब्द है, अब समास विग्रह जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा चंद्र है शिखर, जिस शिखर पर जिसके, शिखर पर जिसके, ठीक है, चंद्र है शिखर पर जिसके, वो कौन है, यानी कि तीसरा पद कौन हो जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा यानी कि शिव जी, शिव जी के ऊपर तो चंद्रमा ही विराजमान है, ठीक है। आगे हमारा है गजानन, गजानन, ठीक है, तो गजानन में क्या हो जाएगा, हाथी के समान मुख वाला, हाथी के समान मुख वाला, तो हाथी के समान मुख वाला कौन है, गणेश जी है, कौन है बेटा, गणेश जी हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अप्रधान होते हैं, दोनों पद की जो प्रधानता होती है वो अप्रधान होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो तीसरा पद होता है वही उसका, यानी कि जो तीसरा पद होता है वो अन्य पद या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसी पद का अर्थ प्रधानता होती है, यानी कि तीसरा पद कौन हो गया, शिव जी। इनका अर्थ निकल रहा है कि चंद्र है शिखर पर जिसकी, कौन है, शिव जी है, ठीक है। गजानन हाथी के समान मुख वाले, कौन है, गणेश जी है, तो तीसरा पद ये हो गया, ठीक है। और मुरलीधर, मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर में क्या होता है, मुरली को धारण, मुरली को धारण करने वाले, मुरली को धारण करने वाला कौन है तुम्हारे, कृष्ण भगवान है, कौन है, कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार से ये होता है तुम्हारा कौन सा समास बेटा, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। त्रिनेत्र हो जाएगा, यानी कि तीन नेत्र कौन है, जिसके क्या है तुम्हारे, ठीक है, लंबोदर हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, पीतांबर हो जाएगा, ठीक है, पीले वस्त्र वाला, जिसके दशानन हो जाएगा, 10 आनन है जिसका कौन है, रावण, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थे समास जो हमने आप सभी को आज पढ़ा दिए बेटा, ठीक है। अब यहीं पर ये पूरे समास क्लियर होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरे समास समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट एजुकेशन राइट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़िए, अपनी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।